हाजरा अपने ताया के घर रहती थी। उसके वालिदैन नहीं थे। वो जब बड़ी हुई तो अपना बोझ खुद उठाने का सोचा। वो ट्यूशन पढ़ाकर कमेटियां डालने लगी और अपने जहेज के लिए 2 लाख जमा कर लिए, जिसका इल्म किसी को नहीं था। कुछ दिन बाद ताईजान की अलमारी से 2 लाख चोरी हो गए। ताई ने सारे घर की तलाशी ली तो हाजरा के कमरे से 2 लाख बरामद हुए। ताई ने हाजरा को खूब जलील किया और चोर कहकर घर से निकाल दिया। हाजरा दारुल अमान चली गई। कुछ अरसे बाद ताई को अलमारी के टूटे हुए हिस्से से अपने 2 लाख मिल गए तो उनको हाजरा याद आई। ताई हाजरा को ढूंढते हुए दारुल अमान पहुंच गई, लेकिन वहां हाजरा की हालत देखकर आज घर में खास दावत थी और हाजरा किचन में सुबह से लगी हुई थी। सबका नाश्ता तैयार करने के बाद अब उसे दोपहर के खाने के लिए खास एहतिमाम करना था, क्योंकि ताईजान की बड़ी बेटी सुमेरा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। उसने सोचा कि नाश्ता तो सबको बना के दे दिया है, अब थोड़ा सा आराम कर लिया जाए ताकि दोपहर के खाने के लिए हिम्मत जमा कर सके। उसकी तबीयत भी आज कुछ खास ठीक नहीं थी, लेकिन उसे काम हर हाल में करना था, क्योंकि वो अपने बाप के घर में नहीं थी, वो अपने ताया ताई के घर में थी। ये आराम, ये लाड प्यार सब लड़कियों को बाप के घर में ही मिल सकते हैं। इसके अलावा दुनिया का हर रिश्ता उसकी नज़र में खोखला था। आज अगर उसके वालिदैन जिंदा होते तो वो इस हाल में ना होती, बल्कि इस वक्त सो रही होती और उसकी माँ उसके नखरे उठा रही होती, उसके लिए नाश्ता बनाकर रख देती। वो बहुत छोटी सी थी जब उसके वालिदैन बस हादसे में इंतकाल कर गए थे। तब से लेकर वो ताया ताई के साथ रह रही थी। कोई दिन ऐसा नहीं आया होगा जब उसने ख्यालों में अपने वालिदैन के साथ जिंदगी तस्वुर ना की होगी। हर खास मौके पर वो ये सोचती थी कि आज अगर मैं अपने माँ बाप के घर में होती तो आज यहाँ किस तरह से रह रही हूँ। आज भी घर में खास मौका था और उसे यही ख्यालात आ रहे थे कि आज ताईजान की बेटी के रिश्ते के बजाय उसका रिश्ता आ रहा होता। उसके वालिदैन उसकी दावत की तैयारी कर रहे होते, लेकिन वो तो इतने सालों से दूसरों की खिदमत पर मामूर थी। किचन में खड़े होकर उसकी कमर तख्ता हो गई थी। वो थोड़ा सा लेट गई तो ताईजान की आवाज़ सुनाई दी, हाजरा तुम फिर से जाकर लेट गई हो, 11:30 बज रहे हैं और 2 बजे दावत है, कब खाना तैयार होगा? मेहमान तो वक्त से पहले आ जाते हैं, अगर वक्त पर खाना तैयार नहीं हुआ तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे मेहमानों के सामने, क्योंकि 3 बजे गैस लोडशेडिंग शुरू हो जाएगी। तुम तो बस मुझे जलीलो ख्वार करवा के रहोगी मेहमानों के सामने। चलो उठो, किचन में जाओ और खाना बनाना शुरू करो। मैं तुम्हें लिस्ट बता देती हूँ। और फिर ताईजान की जो लिस्ट थी वो इतनी लंबी थी कि वो सोच में पड़ गई कि 2.5 घंटे में इतना सब कुछ वो कैसे तैयार करेगी, लेकिन करना तो था। ताईजान मैं खाना तो बना लूंगी, बस इतनी मेहरबानी मुझ पर कर दें कि बाहर से नान मंगवा लें, आज मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। हाजरा हिम्मत करके मासूम सी शक्ल बनाकर नफीसा बेगम से कहा तो नफीसा बेगम सोच में पड़ गई। उन्होंने एक नज़र हाजरा की वजूद पर डाली। वो बहुत ही प्यारी सी लड़की थी, नाजुक सी, ऐसा लगता था हाथ लगाओ तो टूट जाएगी। लेकिन ये इसी नाजुक सी लड़की की हिम्मत थी कि वो दिन से लेकर रात तक किचन में घुसी होती थी और उसने सारा घर संभाला हुआ था। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाहर से नान मंगवा लूंगी, तुम रोटियां मत पकाना, बस 2-3 सालन चढ़ा दो, बिरयानी भी बनाना, रायता भी बनाना, और मैं नान नहीं खाती हूँ तुम्हें तो पता है, मेरे लिए 2 रोटियां बना देना। नफीसा बेगम ने कहा तो वो खुश हो गई कि कम से कम रोटियां तो नहीं पकानी पड़ेंगी। अब उसे थोड़ा सा बोझ हल्का महसूस हो रहा था, क्योंकि सारा बोझ रोटियों का था। सालन बनाते हुए तो उसे मजा आता था। सुनो ऐसा करो, दर्द वाली गोली खा लो पहले, फिर किचन में चली जाओ, वरना दर्द बढ़ जाएगा। सुमेरा तुम्हारी मदद कर देती, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि सुमेरा के रिश्ते वाले आ रहे हैं, उसका चेहरा खराब हो जाएगा, उसने मेकअप भी करना है, आग के सामने खड़ी नहीं हो सकती, और मैं भी मेहमानों की आओ भगत में लगी रहूंगी, इसलिए तुम्हारी आज कोई मदद नहीं कर सकती। जो कुछ करना है तुमने खुद ही करना है, इसलिए पहले दर्द वाली गोली खा लो। नफीसा बेगम ने उस पर तरस खाते हुए कहा तो उसने सोचा कि वो सही कह रही हैं। उसने दराज से दर्द की गोली निकाली और एकदम से खा ली। नफीसा बेगम काफ़ी सख्त मिजाज औरत थी, लेकिन कभी कभार उसे हाजरा पर तरस भी आ जाया करता था। नफीसा की दोनों बेटियां हाजरा से इतनी नफरत करती थीं कि उसे अपने इर्द गिर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं, और वही बार बार आकर नफीसा बेगम के कान भर जाती हाजरा के खिलाफ, तो नफीसा बेगम को भी हाजरा पर गुस्सा आ जाता। हाजरा किचन में चली आई, उसने जल्दी जल्दी काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद मेहमान भी आ गए। 1:45 बजे तक उसका सारा खाना तैयार था। नफीसा बेगम किचन में आकर खाने का जायजा लिया तो खुशबू ने उनका इस्तकबाल किया। एक एक पतीली से ढक्कन उतारकर उन्होंने खाने को देखा तो मुतमईन हो गईं। बिलाशुबा हाजरा बहुत अच्छा खाना बनाती थी और आज तो वाकई लग रहा था कि उसने मेहनत की है। नफीसा बेगम ने एक नज़र हाजरा के वजूद पर डाली। वो पसीने में शराबूर हो चुकी थी और दुपट्टे से अपना पसीना साफ कर रही थी।
इस आम से हुलिये में भी वो इस कदर हसीन लग रही थी कि हाजरा बेगम को थोड़ी सी परेशानी हो गई। सुनो हाजरा, ऐसा करना, तुम मेहमानों के सामने मत आना, नफीसा बेगम ने कहा तो हाजरा सोच में पड़ गई। वो समझने लगी कि उसका हुलिया नौकरानी जैसा है, इसलिए शायद ताईजान उसे मेहमानों के सामने आने से मना कर रही है। ताईजान, अगर आपको मेरे हुलिये से मसला है तो मैं नहाकर फ्रेश हो जाती हूँ, आखिर मेहमानों को खाना भी तो मैंने ही सर्व करना है। सुमेरा तो नहीं आएगी ना खाना उठाने के लिए। हाजरा ने आराम से कहा कि नफीसा बेगम थोड़ी देर खामोश रही, फिर कहने लगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, असल में तुम बहुत प्यारी हो, मुझे ये डर है कि लड़के वाले सुमेरा की जगह कहीं तुम्हें ही पसंद करके ना चले जाएं। ऐसा अक्सर हो जाता है कि लड़के वाले आते हैं और किसी और लड़की को घर में पसंद करके चले जाते हैं। अगर ऐसा हो गया तो सुमेरा का कितना दिल टूट जाएगा। नफीसा बेगम ने साफगोई से कहा तो हाजरा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे ताईजान, आप फिक्र क्यों करती हैं, सुमेरा तो खुद बहुत प्यारी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसको छोड़कर कोई मुझे पसंद कर जाए। आप बिलावजह परेशान हो रही हैं, हर कोई अपने नसीब का जीता है। हाजरा ने नफीसा बेगम को कायल करने की कोशिश की तो वो कायल हो गई। कह तो तुम ठीक रही हो, चलो आ जाना मेहमानों के सामने, लेकिन फ्रेश होकर मत आना, इसी हुलिये में आना ताकि थोड़ी कम प्यारी लगो। हाजरा को नफीसा बेगम की बात समझ में आ गई थी। वो चाहती थी कि मेहमान हाजरा को नौकरानी समझ लें, इसीलिए वो उसे इसी हुलिये में आने का बोल रही थी। खैर जो भी था, उसे नफीसा की बात माननी थी। हाजरा जब कमरे में आई तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी, वो पसीने से शराबूर हो चुकी थी। उसने सोचा कि नहा लिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। उसने पुराना सूट निकाला और नहाने चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकली तो उसे अच्छा महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि चलो मैंने नहा तो लिया, लेकिन सूट तो पुराना है। ऐसा कहकर उसने अपने आप को तसल्ली दी, सोचा कि नफीसा बेगम नाराज नहीं होंगी। थोड़ी देर बाद वो ड्राइंग रूम में आई और खाना लगाने लगी। मेहमानों ने उसकी तरफ देखकर नफीसा से पूछा, ये कौन? तो नफीसा ने एक नज़र हाजरा के वजूद पर डाली, जो कि पुराने सूट में भी प्यारी लग रही थी। ये मेरे देवर की बेटी है, यतीम है, बचपन से लेकर मेरे घर में ही रह रही है, नफीसा ने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। उसे हाजरा की बात याद आई कि हर कोई अपने नसीब का जीता है। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, लड़के की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़का भी हाजरा की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद सबने खाना शुरू कर दिया। खाना खत्म करते हुए जब हाजरा बर्तन उठाने के लिए आई तो लड़के की माँ ने कहा कि बेटा, ये सारा खाना तुमने बनाया है? तो हाजरा के मुंह से एकदम निकल गया, जी ये खाना मैंने बनाया है। ये बात सुनकर तो सुमेरा को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन मेहमानों के सामने वो जब्त कर गई। नफीसा बेगम को भी हाजरा की ये बात कुछ अच्छी ना लगी थी, लेकिन वो भी मेहमानों के सामने खामोश हो गई। मेहमानों के जाने के बाद सब मुतमईन थे कि लड़का बहुत अच्छा है, अच्छी नौकरी है लड़की की, उनका अपना घर है, गाड़ी है, यानी कि हर तरह से रिश्ता बहुत अच्छा था। सुमेरा तो जैसे हवाओं में थी कि उसे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है। नफीसा बेगम और उनके शोहर जुबैर अहमद भी बहुत खुश थे। अगले रोज लड़की की माँ का फोन आया तो जुबैर अहमद ने उठाया। सब इंतजार कर रहे थे कि लड़की की माँ का क्या जवाब है। फोन रखने के बाद जुबैर अहमद काफी देर तक खामोश रहे तो नफीसा बेगम ने पूछा कि आखिर क्या बात है, आप खामोश क्यों हैं? लड़के की माँ ने क्या जवाब दिया? यहाँ से तो बहुत खुश मुतमईन होकर गए थे वो लोग। नफीसा बेगम को थोड़ी सी परेशानी हुई। इतने में हाजरा शाम की चाय लेकर आ गई और टेबल पर रखने लगी। सुमेरा भी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन जुबैर अहमद की खामोशी सबको खटक रही थी। लड़के की माँ का फोन था कि उन्हें सुमेरा की जगह हाजरा पसंद आ गई है। लड़के की माँ को हाजरा का बनाया हुआ खाना और उसका सगड़पन पसंद आया है और लड़के को हाजरा की खूबसूरती पसंद आ गई है और वो सुमेरा के बजाय हाजरा का हाथ मांग रहे हैं। जुबैर अहमद ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए कहा तो वहाँ सबको तो जैसे सांप सूंघ गया था। जुबैर अहमद ये खबर सुनाते हुए घर से बाहर निकल गए। बस अम्मी, कहा था ना मैंने, ये चुड़ैल मेरी खुशियों को खा जाएगी। इतना अच्छा रिश्ता था, इसको क्या ज़रूरत थी मुंह धोकर उनके सामने आने की और अपना सगड़ापा दिखाने की। और जब उन्होंने पूछा कि खाना तुमने बनाया है तो मुंह फाड़ कर इसने कह दिया कि हाँ मैंने बनाया है। क्या ज़रूरत थी इसे ये सब बताने की? इसने ये सारी चाल चली है क्योंकि लड़का अच्छा था, इसलिए इसने चालाकी से काम लिया ताकि लड़के और उसकी माँ को इम्प्रेस कर सके। सुमेरा ने रोना शुरू कर दिया। सुमेरा की छोटी बहन हानिया भी मैदान में आ गई और अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी ये हाजरा तो कभी भी हमारा रिश्ता नहीं होने देंगी, हर रिश्ते में ये बीच में आ जाएगी। नफीसा बेगम को हाजरा से कोई खास नफरत नहीं थी, लेकिन अपनी बेटियों को रोता हुआ देखकर उनका कलेजा फट रहा था। इतना अच्छा रिश्ता था उनके हाथ से चला गया, सिर्फ और सिर्फ हाजरा की वजह से। इस बार उनको भी गुस्सा आ गया। हाजरा, मैंने तुमसे कहा था कि मेहमानों के सामने ना आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने तुम्हें कहा कि जिस होलिये में हो उसी होलिये में आ जाओ, लेकिन तुमने मेरी वो बात भी नहीं मानी और नहा धो के मेहमानों के सामने आ गई। और ऊपर से जब लड़के की माँ ने खाने का पूछा
तो तुमने बोला कि खाना तुमने बनाया है। मैं तुम पर शक नहीं करना चाहती, लेकिन अब तुम मेरी नज़रों में मशकूक हो गई हो। मुझे भी यही लग रहा है कि तुमने ये रिश्ता हथियाने के लिए ये सब किया है। मैंने रहम खाकर नान बाहर से मंगवाए ताकि तुम्हें रोटियां ना पकानी पड़ें। मैं तुम्हारे साथ पूरे इंसाफ वाला मामला करना चाहती हूँ, लेकिन तुम हमेशा से मेरी और मेरी बेटियों की पीठ पर छोड़ा घूमती आई हो, और आज जो तुमने किया है उसकी तो कोई हद ही नहीं है। मेरी बेटियां ठीक कहती हैं, तुम कभी भी इनका रिश्ता नहीं होने दे सकती हो। नफीसा बेगम ने भी खूब सारी बातें हाजरा को सुनाई तो वो कमरे में जाकर रोने लगी और रोते रोते सो गई। उसने सोचा कि जल्द अज जल्द उसे इस घर से निकल जाना चाहिए, वरना ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। वो रोते हुए खुदा से कहने लगी कि ऐ मेरे खुदा, तू जानता है मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मुझे तो बहुत गर्मी लगी थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ गया था, मैंने इसीलिए नहाया। और जब आंटी ने खाने का पूछा तो जाहिर सी बात है मैं झूठ तो नहीं बोल सकती थी। मैंने सच बोला और सच बोलने की ये सज़ा मिली है। हाजरा सारी रात रोती रही। सुबह उसने फैसला किया कि अपना बोझ खुद ही उठाएगी। इसलिए उसने मोहल्ले में कुछ बच्चों की माँ को पैगाम भेजा कि अगर उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है तो वो पढ़ा देगी, लेकिन ये काम वो नफीसा के इल्म में लाए बगैर करना चाहती थी। इसलिए उसने बच्चों की माँओं से कहा कि मैं आपके घर आकर आपके बच्चों को पढ़ा दूंगी, क्योंकि वो जानती थी कि अपने घर में नफीसा शोर शराबा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए दोपहर के वक्त जब नफीसा सो जाती थी तो हाजरा ट्यूशन पढ़ाने चली जाती थी। उसने एक वक्त मुकर्रर कर रखा था, क्योंकि वो जानती थी कि गर्मियाँ हों या सर्दियाँ, नफीसा बेगम दोपहर की नींद हर हाल में करती हैं। नफीसा की बेटियां भी दोपहर को सोई रहती थीं और ज़ुबैर अहमद ऑफिस चले जाते। वो आराम से अपना काम करने की लगी। कुछ दिनों में नफीसा के इल्म में भी ये बात आ गई थी कि वो मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाती है, लेकिन नफीसा को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उसके घर के कामों में कोई खलल नहीं आया था, ना ही तो बच्चे उसके घर आते थे। हाजरा ने कमेटियाँ रखना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसे ट्यूशन के अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे। हाजरा अपनी ज़रूरतें भी उसी से पूरी करती थी और 5,000 की उसने दो कमेटियाँ रखीं, जिनकी कीमत 2 लाख रुपए थी। वो माहाना 15,000 तक कमा लेती थी। 5,000 अपने खर्चे के रखती थी और 10,000 कमेटी में दे देती थी। तवील इंतज़ार के बाद उसको कमेटी के 2 लाख रुपए जब मिले तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। उसने सोचा कि ये पैसे उसकी शादी में काम आएंगे, ताकि ताया और ताई को ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े। उसे पता था कि उस पर खर्चा नहीं किया जाएगा। हाजरा रोज़ाना अलमारी खोलती, 2 लाख रुपए देखती और खुश होती थी। ये उसकी मेहनत के पैसे हैं। एक सुबह उसकी आंख अजीब से शोर से खुली। वो बाहर आई तो देखा कि नफीसा बेगम परेशानी में रो रही है और उसकी बेटियां उसे तसल्ली दे रही हैं। ज़ुबैर अहमद भी परेशान बैठे थे। क्या हुआ ताईजान, आप क्यों रो रही हैं? हाजरा ने सवाल किया तो नफीसा ने बताया कि उनकी अलमारी से 2 लाख रुपए गायब हैं। 2 लाख रुपए का सुनकर तो हाजरा थोड़ी सी परेशान हो गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोबारा से तलाश करें, मिल जाएंगे। हाजरा ने कहा, मैंने और अम्मी ने बहुत तलाश किया लेकिन नहीं मिला। सुबह से पूरा घर खंगाल डाला लेकिन पैसे नहीं मिले। तुमने तो सुबह सवेरे उठने की जहमत ही नहीं की। आज नाश्ता भी मैंने सबको बनाकर दिया, सुमेरा ने जताते हुए कहा। हाँ, मुझे थोड़ा सा बुखार था, मैं सो गई थी, मेरी आंख नहीं खुल सकी, दवाई के जेर असर थी। हाजरा ने अपनी सफाई पेश की। सुमेरा को अभी तक रिश्ते वाली बात भूली नहीं थी। अभी हमने पूरे घर की तलाशी तो ले ली है, लेकिन हाजरा के कमरे की तलाशी नहीं ली। सानिया ने याद दिलाया तो नफीसा परेशान हो गई। ज़ुबैर अहमद ने भी हैरत से बेटी को देखा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या मैं चोर हूँ जो तुम मेरी तलाशी लोगी? हाजरा ने कहा, जब हम सारे घर की तलाशी ले सकते हैं तो फिर तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने में क्या हर्ज है? वैसे भी रिश्ते वाली बात से तुम्हारी नीयत तो वाज़ेह हो गई है कि तुम हमारी कोई ख़ास खैरख्वाह नहीं हो। घर में कोई मुलाजिम भी नहीं है जिस पर शक किया जाए। सुमेरा ने कहा, घर में कोई मुलाजिम नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाएं। हाजरा को गुस्सा आ गया। तलाशी तो मैं हर हाल में लेकर रहूंगी तुम्हारे कमरे की। मुझे तुम पर बिल्कुल भी अब भरोसा नहीं रहा है। जब तुम मेरा रिश्ता रुकवा सकती हो तो कुछ भी कर सकती हो। सुमेरा ने कहा तो नफीसा बेगम ने उसे टोका। रहने दो सानिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये चोरी नहीं कर सकती। लगता है कोई बाहर से आया था, उसी ने चोरी की है। नफीसा बेगम ने कमज़ोर से लहजे में कहा, अम्मी आप इसकी तरफदारी कर रही हैं, रिश्ते वाली बात आपको याद नहीं है? ऐसा कहते हुए समीरा खड़ी हुई और हाजरा के कमरे की तरफ चली गई। हाजरा को अचानक अपनी कमेटी वाले 2 लाख रुपए याद आए तो वो परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद हाजरा की अलमारी से सानिया ने 2 लाख रुपए बरामद किए और लाउंज में आ गई।
जहाँ उसके वालिदैन बैठे हुए थे। ये अम्मी 2 लाख रुपए आप कह रही थीं कि ये चोर नहीं है, देखें कहाँ से आए हैं। इसके पास 2 लाख रुपए, इसी ने आपके पैसे चुराए हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये ज़रूर किसी लड़के के साथ भागने वाली थी और ये सारे पैसे इसीलिए इसने चुराए हैं। 2 लाख रुपए देखकर सब हैरान हो गए। हाजरा तुम चोर भी निकली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी तरफदारी कर रही थी, मुझे लगा कि तुम मासूम हो, तुम इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती हो। लेकिन सुमेरा सच कहती है, तुम हमारी खैरख्वाह नहीं हो। यकीनन सानिया की बात सही है, तुम्हारा इस घर से भागने का इरादा है, इसलिए तुमने इतनी बड़ी रकम चोरी की है। नफीसा बेगम को अब हकीकी मानों में गुस्सा आ गया था। ताईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए, ये मेरे अपने पैसे हैं जो मैंने ट्यूशन से कमाए हैं, कमेटियाँ रखी हैं। हाजरा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, ट्यूशन से इतने सारे पैसे नहीं मिलते हैं। तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं। अगर ट्यूशन से मिलते हैं कमेटी रखी होती तो पूरे 2 लाख ना होते, थोड़े कम होते, थोड़े ज़्यादा होते, लेकिन ये पूरे 2 लाख हैं। तुमने मेरे पैसे चोरी किए हैं, आगे ना जाने तुम क्या क्या करोगी। अम्मी, मैं तो कहती हूँ इसे घर से निकाल दें। जब तक इस घर में रहेगी हमारा नुकसान करवाती रहेगी, हमारा रिश्ता भी नहीं होने देगी। रोज़ाना कोई ना कोई नया फसाद ये खड़ा करेगी। सुमेरा को तो जैसे मौका मिल गया था अपनी भड़ास निकालने का। निकलो तुम यहाँ से, निकलो मेरे घर से, जहाँ जाना है जाओ, मेरे घर से निकलो। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया है, मेरी बेटियों का रिश्ता रुकवा दिया और अब चोर भी बन गई हो तुम। नफीसा बेगम को गुस्सा आ गया। नफीसा और उसकी बेटियों ने धक्के देकर हाजरा को घर से निकाल दिया। ताईजान, मुझे ना निकाले, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी कमेटी के पैसे हैं। हाजरा रोती जा रही थी, लेकिन इस बार तो नफीसा को भी उस पर कोई रहम नहीं आ रहा था, वरना कभी कभार वो नरम पड़ जाया करती थी कि यतीम बच्ची है, लेकिन आज वो पैसे चोरी करके नफीसा की नज़रों में गिर गई थी। मैंने हमेशा तुम पर तरस खाया है, लेकिन अब मुझे तुम पर कोई रहम नहीं आ रहा है। ये आखिरी हरकत थी जो तुमने की है इस घर में चोरी करके। निकलो अब यहाँ से। शोर काफ़ी बुलंद हो चुका था, मोहल्ले वाले इकट्ठे होना शुरू हो गए थे। सब ने देखा कि हाजरा को जलीलो ख्वार करके घर से निकाला जा रहा है और वजह चोरी बताई जा रही है। वहीं से एक मोहल्लेदार औरत हाजरा को अपने घर ले गई। बेटा, मैं जानती हूँ तुमने कोई चोरी नहीं की है, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, ज़रूर इनको कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम मेरे घर रह सकती हो, लेकिन मेरे घर में भी जवान बेटे हैं। मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हें दारुल अमान छोड़ आती हूँ, वहाँ पर तुम महफूज रहोगी। बहुत सारी यतीम लड़कियाँ वहाँ पर रहती हैं। उस औरत ने कहा तो हाजरा राज़ी हो गई। वाकई वो लड़कों से भरे हुए घर में नहीं रह सकती थी। वो दारुल अमान चली आई। यहाँ की हालत बहुत बदतर थी, बदबूदार जगह थी। फिर हाजरा से सारा दिन काम करवाते थे। यहाँ भी उसको सुकून नहीं था, पैसे भी उसके हाथ से चले गए थे, अपनी सफाई पेश करने का मौका भी उसे ना दिया गया। दूसरी तरफ काफ़ी दिनों तक नफीसा बेगम को सुकून की नींद नहीं आई। उन्हें गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्यों हाजरा पे भरोसा किया। वो हाजरा को मासूम समझती थी, लेकिन आज उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि वो मासूम नहीं थी। वो 2 लाख रुपए नफीसा ने किसी महफूज जगह पर रख दिए थे ताकि दोबारा चोरी ना हो। दूसरी तरफ एक हफ्ते में ही हाजरा की हालत गैर हो गई थी। दारुल अमान में उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा था, उससे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। इतना काम तो उसकी ताई के घर में भी नहीं था जितना यहाँ पर करना पड़ रहा था। सिर्फ एक छत और 2 वक्त की रोटी के लिए उसको इतना वक्त भी मुयस्सर नहीं था कि वो कोई नौकरी ही कर सके। ये दारुल अमान बस नाम का दारुल अमान था, बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता है। सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था, गलाजत ही गलाजत थी। कुछ दिन बाद नफीसा बेगम को लगा कि अलमारी के पीछे चूहा छुप गया है, तो उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया और कहा कि अलमारी को थोड़ा सा साइड पर करो, पीछे चूहा है, अलमारी को खा जाएगा। सुमेरा और हानिया दोनों ने जोर लगाकर जब अलमारी को हटाया तो अलमारी के पीछे एक छोटा सा सुराख था जो शायद चूहे ने ही बनाया था। वहाँ से वो 2 लाख रुपए झांक रहे थे जिनकी चोरी का इल्ज़ाम हाजरा पर लगाकर उसे जलील करके उसे घर से निकाला गया था। नफीसा बेगम ने आगे बढ़कर वो पैसे उठाए। चूहा अलमारी तक तो पहुंच चुका था, लेकिन पैसों को नुकसान नहीं पहुंचाया था। पैसे वैसे के वैसे थे। सुमेरा और हानिया दोनों पैसे देखकर माँ के सामने शर्मिंदा हुई। इतने में जुबैर अहमद भी आ गए। उन्होंने भी ये माजरा तो देखा तो अपनी बीवी को अजीब नज़रों से देखने लगे। कुछ कहा नहीं और वहाँ से खामोशी से चले गए।
نفیسہ بیگم کو کافی راتوں تک ٹھیک سے نیند نہیں آئی۔ وہ سب منظر یاد آ رہا تھا جب انہوں نے ذلیل کر کے ہاجرہ کو اس گھر سے نکالا تھا اپنی بیٹیوں کے کہنے پر۔ انہوں نے بیٹیوں سے بھی بات چیت بند کر دی تھی۔ رہ کے ان کے ضمیر پر بوجھ آ رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کسی دارالامان میں ہی رہ رہی ہیں۔ ایک شام وہ دارالامان کی طرف چل دی اور گھر میں سب کو اطلاع کر دی کہ وہ ہاجرہ کو واپس لانے جا رہی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ دارالامان پہنچی تو سامنے رش دیکھ کر حیران ہو گئی۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو ایک عورت نے بتایا کہ اندر ایک لڑکی کی موت ہو گئی ہے۔ چھت پر دھلے ہوئے کپڑے ٹانگنے کے لیے گئی اور اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ چھت سے گر کر مر گئی ہے۔ اب اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کہاں سے آئی تھی۔ یہ بات سن کر نفیسہ بیگم کو تھوڑی پریشانی ہوئی۔ آگے بڑھ کر جب میت کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو ان کی چیخ بلند ہوئی، یہ لاش کسی اور کی نہیں ہاجرہ کی تھی۔ نفیسہ بیگم روتے ہوئے واپس آئیں۔ زندگی بھر کے لیے ان کے ضمیر پر بوجھ آ گیا تھا کہ ایک یتیم بچی ان کے گھر امانت تھی اور اس بیچاری نے چوری بھی نہیں کی تھی اور چوری کا جھوٹا الزام لگا کر اسے گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا تھا اور وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں یتیم بچے امانت ہوتے ہیں، ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے ورنہ روز محشر بہت سخت